हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू वर्क स्मार्ट यूपीएससी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2025। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सेंसस बाय मार्च 2027। सो यहाँ पर लास्ट वीक ये न्यूज़ में था, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि नेक्स्ट सेंसस जो है दैट विल बी कंक्लूडेड बाय मार्च 2027। सो यहाँ पर अब देखिए इसकी कुछ रेपरकशंस भी होने वाली हैं, क्योंकि इसने डिलिमिटेशन की डिबेट है उसको भी छेड़ दिया है। सो हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इसकी जो टाइमलाइन बताई गई है उसमें कहा है कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च द फर्स्ट 2027। और इसमें खास बात यह है कि इट इज बीइंग कंडक्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 16 ईयर्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम आगे बताएंगे कि क्या रीजंस थे कि 16 साल का इसमें गैप आया है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इट विल बी बिगिनिंग ऑन अप्रैल द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, और इसको दो फेजेस में किया जाएगा। पहली फेज होगी जिसमें कि हाउसेस को लिस्ट किया जाएगा और शेड्यूल बनाया जाएगा, एंड द सेकंड फेज विल बी ऑफ एनुमरेशन। और इसमें खास बात जो यहाँ पर बताई गई है कि इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम कास्ट डेटा को इंक्लूड किया जाएगा। इससे पहले जब सेंसस में कास्ट डेटा को इंक्लूड किया गया था that was in the year of 1931. So first time after independence कास्ट डेटा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो रेफरेंस डेट्स बताई गई हैं कि जो हमारे अक्टूबर 1 2026 तक जो लद्दाख के एरियाज हैं और जो बाकी स्नो बाउंड एरियाज हैं हमारे इंडिया में बाकी स्टेट्स में, उनमें ये एनुमरेशन कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर 1 तक। एंड दिस इज द डेट जहाँ पे रेस्ट ऑफ द इंडिया की जो एनुमरेशन है दैट विल बी कंप्लीटेड। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, सो अगर आपको ध्यान हो जब 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, सो उस टाइम पे आपके पास लोग कुछ कागज लेके आए थे। ठीक है, वहां पे आप बुक्स पे नाम को नोट किया गया था कि जो भी जेंडर को पूछा गया था, कितने फैमिली में मेंबर्स हैं, ये सारी डिटेल्स। बट इस बार वो टैब लेके आएंगे। सो आप समझ सकते हैं कि दिस विल बी फुली डिजिटल सेंसस। ये पहला सेंसस होगा हिस्ट्री का इंडिया में जो कि फुली डिजिटल होगा। ओके, और इसमें जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें कास्ट एन्यूमरेशन को ऐड किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस। लास्ट टाइम ये 1931 में हुआ था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। ओके, सो इसमें ऑफिशियली फर्स्ट टाइम कास्ट डिटेल को सेंट्रली देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कास्ट डेटा है उसको स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने पहले भी कैप्चर किया है, बट सेंसस इज अ सेंट्रल एक्सरसाइज। सो इसमें फर्स्ट टाइम 1931 के बाद इसको कैप्चर किया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देख रहे हैं आजकल की कुछ पॉलिटिकल इसमें चीजें हो रही हैं। सो जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, वो अपने लेवल पर इस डाटा को कैलकुलेट करेंगी, बट दिस सेंसस दिस इज अ सेंट्रल थिंग, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री इन पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज को करती है। सो फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट डेटा को इंक्लूड किया गया है। मैं इसमें इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट फॉर मेंस आल्सो। ओके, सो इसमें कुछ चीजें आपको और जानने की जरूरत है कि ये इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द लीगल बेसिस। सो एक सेंसस एक्ट है 1948 का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके सेक्शन 3 में इसकी नोटिफिकेशन आती है, और इस सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ही सेंसस की एक्सरसाइज को कैरी ऑन किया जाता है। ठीक है, एंड सेंसस रूल्स हमारे 1990 में आए थे। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो इसके अब हम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल तो इसका काफी बड़ा रेपरकशन होने वाला है। अगर डिलिमिटेशन होती है इस सेंसस के बाद, अगर डिलिमिटेशन होती है, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 तक हमारी जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था, बट इसके बाद अब गवर्नमेंट को डिलिमिटेशन एक्ट लाना पड़ेगा, और जो डिलिमिटेशन एक्ट आएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंसस जो कि 2027 में कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर इसको हमने आगे भी डिस्कस किया है डिटेल में, बट यहाँ पर मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो फ्रेश डिलिमिटेशन है ये नेसेसरी होगी 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले, बिकॉज देखिए क्योंकि जो हमारी सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। जो जितनी सीट्स अभी हैं, लेट्स से अभी 543, रियल में तो ये 550 हैं,
बट हम अभी इस पे ही बात करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में यही नंबर होगा। सो अगर गवर्नमेंट चाहे सो इसको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कर सकती है 25 साल के लिए, बट चीज ये है कि उन्हें फिर से डिलिमिटेशन एक्ट को लाना ही पड़ेगा, दैट इज नेसेसरी, ये आपको समझने की जरूरत है। सो और ये तो हो गई इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इसमें आगे और भी चीजें डिस्कस की गई हैं। वुमेन रिजर्वेशन की अगर बात करें, सो हमारा जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। दिस वाज द नेम ऑफ द एक्ट। सो ये सिर्फ डिलिमिटेशन के बाद ही हो सकता था, ये उसके बिल में या एक्ट में ये प्रोविजंस थे, ओके। एक और चीज इसमें बताई गई है कि यहाँ पे एनपीआर की कोई मेंशन नहीं है। सो एनपीआर आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एनपीआर ही फर्स्ट स्टेप है एनआरसी का, ओके। अगर हमें नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन बनाना है, ये रूल है इनके अकॉर्डिंग ये बात की गई है। सो उसमें अगर हमें नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स बनाना है, सो वी नीड टू हैव एनपीआर व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। लेट्स मूव अहेड। सो इसमें एनपीआर की कोई मेंशन नहीं है। सो इसमें अब आप मैं वहां पर आता हूं कि ये डिले क्यों हुआ। सो लास्ट सेंसस हमारा जो था वो 2011 में किया गया था, जिसका फेज 1 2010 में था। आपको यहाँ पे बताया गया है कि दो फेजेस में ये हो रहा है, लास्ट की एक स्लाइड में आपको बताया गया था। सो इसका जो 2011 का जो सेंसस था उसका फर्स्ट फेज 2010 में हुआ था, बट ये जो हमारा सेंसस होने वाला था वो कोविड 19 की वजह से ही वो प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हुए और सेंसस 16 साल के डिले के बाद हो रहा है, ओके। सो अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है कि डीलिमिटेशन प्रोसेस जो होने वाली है 2027 के सेंसस के बाद, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले तो जब सेंसस का डेटा जो आएगा वो आउट हो जाएगा जब, सो उस समय डीलिमिटेशन की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। सो कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को डीलिमिटेशन एक्ट को पास करना होता है। अगर उन्हें डीलिमिटेशन कमीशन को बनाना है, द डीलिमिटेशन एक्ट हैज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, वहां पे आपके लिए इसमें पूरा डेटा स्लाइड में होगा। सो लीगल बेसिस की अगर आप बात करें, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 81 एंड 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे डील विद द डिलिमिटेशन, ओके। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड आफ्टर ईच सेंसस, ये हमें करनी ही पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, इट इज नेसेसरी, ओके। अब देखते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जो मैंने आपको पीछे मैं बता रहा था। देखिए, इसका जो हेड होता है, ही हैज टू बी ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें हमारे सीईसी होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। देखिए, ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वहां पर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है। तो रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज, अगर ये वहां पे होंगे सो इट विल बी इजियर, ओके। सो ये चीज है, यहाँ पे एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं बट दे डोंट हैव एनी वोटिंग रोल्स। सो पॉपुलेशन पर सीट फार्मूला, ये चीजें तो आपको चलो पता ही हैं, दिस इज सिंपल कि उस हिसाब से ही हम रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, जो डीलिमिटेशन हुई है 1951 में हुई है, 61 में हुई है और 71 में हुई है, बट ये डीलिमिटेड जो 1971 की जो सीट्स हैं 543, 2024 के जनरल इलेक्शन में भी उतनी ही सीट्स थी, डिस्पाइट हमारी पॉपुलेशन तब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि सीट्स और बढ़नी चाहिए थी बट नहीं बढ़ी हैं। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, ओके। सो जो 42nd अमेंडमेंट थी उसने सीट्स को 2001 तक फ्रीज कर दिया, एंड 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट फ्रोज इट टू पोस्ट 2026 सेंसस। सो अब ये टाइम आ गया है कि इसमें सीट्स में चेंज हो सकता है। सो इसमें देखते हैं आगे क्या है। देखिए, तो सिनेरियो और चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सो ये जो मैंने आपको अभी बताया कि 543 जो सीट्स हैं ये 1971 के सेंसस पे बेस्ड है। एंड अगर आपको याद हो 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, हमारी जो इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उनकी बाउंड्रीज को भी रीड्रॉ किया गया है, ओके।
सो बट सिर्फ बाउंड्रीज को रिड्रॉ किया गया है, नंबर ऑफ सीट्स कम नहीं हुई हैं या ज़्यादा नहीं हुई हैं हमारी एमपी एंड एमएलएज की। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया चेंज हो सकता है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी ए का इतना एरिया है एंड बी का इतना एरिया है। सो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि ए का एरिया थोड़ा बढ़ गया एंड बी का एरिया किसी और साइड को चला गया। देन इट अल्टर्ड द एरियाज। 2022 की 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। सो इट ओनली अल्टर्ड द बाउंड्रीज। तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज भी वही हैं जो 1971 में थी। बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड, नॉट फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी बट फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ये चेंज की गई हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें सीट्स को बढ़ाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनको उस बिल को पास करवाना होगा। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि 84th अमेंडमेंट इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42 ये तो काफी फेमस अमेंडमेंट है। ओके, सो इन अगर ये करवाएंगे तभी सीट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो रीजनल कंसर्न्स, अब देखिए इसमें क्या कंसर्न्स हैं सीट्स को बढ़ाने में। देखिए ऐसा हुआ है कि 1971 के बाद से जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको हमारी सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी अच्छे से अप्लाई किया है एंड उनकी जो पॉपुलेशन है वो उस रेट से नहीं बढ़ी है जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जितनी उनकी बढ़ी है। सो जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं उनके कंसर्न ये हैं कि हमें इन मेजर्स को लेने के लिए पनिश किया जा रहा है। ओके, सो दे आर सेइंग कि हमारी इसमें क्या गलती है एंड हमारी रिप्रेजेंटेशन इसमें कम हो जाएगी बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट से कम है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट वी हैव सक्सेसफुली कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन बट वी विल बी डिसएडवांटेज्ड। ओके, अगर हमें सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर ही इस डिलिमिटेशन की प्रोसेस को अप्लाई करना है देश पे। ओके, सो अगर हम सीट्स को बढ़ाते हैं सो हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये चीज़ आपको देखने वाली है कि आपके जो सिलेबस है उसको ये न्यूज़ किस तरीके से कैटर करती है। सो जीएस 2 का जो हमारा टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमने आपके साथ आपके लिए डाल दिए हैं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस, आर्टिकल 81 एंड 82, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। यहाँ पर आप इस न्यूज़ को कोट कर सकते हैं। जीएस 2 सोसाइटी में दिस इज कास्ट डेटा एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होने वाली हैं। देखिए अगर हम कास्ट के डेटा को क्लियरली लाते हैं सो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड इश्यूज। और जीएस 3 में देखिए डिजिटल गवर्नेंस इसमें होगी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा, यहाँ पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेंसस एक्ट 1948 ये मैंने आपको बता दिया। कुछ टर्म्स हैं जैसे एनपीआर, एनआरआईसी, डिलिमिटेशन कमीशन, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं और अमेंडमेंट्स ये 2 हुई हैं डिलिमिटेशन जिनमें हुई है। ओके, एंड द रेफरेंस ईयर्स एंड डेट्स वो भी पीछे आपके साथ डिस्कस कर दी गई हैं। सो दिस वाज द this was everything about this news. So let's move ahead to our next news. 8th शेड्यूल हमारा इस वीक काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज जो 2 लैंग्वेजेस हैं कोकबोरोक एंड भोजपुरी, इन 2 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में डालने की डिमांड्स आ रही हैं। सो चलिए जानते हैं कि 8th शेड्यूल क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें सो ये जो शेड्यूल है हमारा 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन लैंग्वेजेस को लिस्ट करता है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये पार्ट 17th of the constitution deals with ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए ये पार्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। इस पे प्रीलिम का पीवाईक्यू भी आया है जिसमें डायरेक्ट पार्ट ही पूछ लिया था क्वेश्चन में। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा जो पार्ट को डील करता है। फॉर एग्जांपल हमारा ईसीआई जो है आर्टिकल तो आपको पता होता है बट ये किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, 20 के आसपास पार्ट्स हैं। वन यू शुड गो थ्रू दीज पार्ट्स। ओके, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है।
सो देखिए आर्टिकल 344 और 351 ये आर्टिकल हैं जो कि 8th शेड्यूल से डील करते हैं। करंटली 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। एक हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि 8th शेड्यूल लैंग्वेज होती हैं एंड अदर वन इज़ क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके? लेट्स मूव अहेड। सो अमेंडमेंट्स इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। सो देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, यू नीड टू गो थ्रू एक बार देख लीजिएगा कौन-कौन सी लैंग्वेजेस थी। एंड सिंधी को ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1967 में हुआ था। ये 3 लैंग्वेजेस थी जो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको 71st अमेंडमेंट से 92 में ऐड किया गया था एंड द लेटेस्ट वन इज 92nd अमेंडमेंट। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली इन चारों को ऐड किया गया था। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने इनको मेंशन कर दिया है। देखिए इंग्लिश की यहाँ पे बात की गई है। इंग्लिश वाइडली यूज्ड है गवर्नेंस में। हमारे अप्रॉक्सीमेट हर जगह ही इंग्लिश यूज होती है। एक्ट्स भी हम देखें तो इंग्लिश में भी होते ही हैं। सो वो पार्ट नहीं है 8th शेड्यूल का, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अगली चीज हम देखें तो इंक्लूजन का क्या क्राइटेरिया है। कोई क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिसके अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज को हम 8th शेड्यूल में डालेंगे। सो देयर इज नो ऑफिशियल क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 कमिटीज के नाम आप देख लीजिएगा, अशोक पाहवा कमेटी एंड सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003 एंड 1996। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी, बट आपको गाइडलाइंस की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम थोड़ी डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस की। सो क्लासिकल लैंग्वेज, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जो कि हमारी 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, पाली एंड प्राकृत। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि 2024 से पहले पाली और प्राकृत दोनों दे वर नॉट पार्ट ऑफ आवर क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो जान लेते हैं कौन-कौन सी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और दूसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट है कि आपको इसकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज पहले बनी है और कौन सी उसके बाद बनी है। सो तमिल वाज द वेरी फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो कि 2004 में हुआ। इसके बाद संस्कृत, देन तेलुगु, कन्नड़ा, ये दोनों साथ में अनाउंस हुई थी एंड आफ्टर दैट मलयालम एंड ओडिया। सो 2024 तक हम सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को देखते थे। इवन फॉर एग्जाम हम सिर्फ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को ही लर्न याद करते थे कि हाँ ये 6 हैं। बट अब यहाँ पर आपका काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। देयर हैज बीन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंग्वेजेस। सो इसमें आपको याद करने का तरीका ये है कि 3 तो हमारी स्टेट्स की ही लैंग्वेजेस हैं, मराठी, बंगाली एंड असमीज। सो 3 लैंग्वेजेस ये हैं और पाली एंड प्राकृत हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं इनको भी ऐड कर दिया गया है। थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। पाली जो लैंग्वेज है, जो हमारे बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पिटाकास भी आप पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वो सारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एंड द प्राकृत लैंग्वेज जो है, ये प्राकृत लैंग्वेज वाज अ लैंग्वेज ऑफ मासेस। आम लोग प्राकृत भाषा ही बोलते थे पहले। एंड जो जैन हमारे टेक्स्ट्स हैं, मैक्सिमम जैन टेक्स्ट्स दे आर इन प्राकृत। एंड इवन टुडे वी सी दैट सम जैन monks they use this language. So this relates to the Jain religion. And also उस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ मासेस। सो आपको मैंने ये, आप एक बार देख लीजिएगा इसको पॉज करके, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इट विल हेल्प यू। ओके, सो कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उससे क्या उसको फायदा होता है। पहली चीज तो कि ट्रांसलेशन, पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज हो जाती हैं कि अगर आप चूज करते हैं, अगर कोई स्पीकर जो है, कोई भी स्पीकर, कोई एमपी पार्लियामेंट में किसी लैंग्वेज में बोल रहा है और आपको वो लैंग्वेज आती नहीं है, देन यू कैन चूज एनी ऑफ द लिस्टेड क्लास 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। ओके, एंड दे आर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय साहित्य अकेडमी। और जो यूपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर होता है, ओके, उसमें भी एक ऑप्शन मिलती है कि हाँ आप इसमें भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लोग हिंदी में लिखते हैं एग्जाम को, कोई मराठी में लिखता है, कोई पंजाबी, सॉरी पंजाबी इसमें नहीं है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये एलिजिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड डेवलपमेंटल स्कीम। एंड बिकॉज लैंग्वेज, ये आप देख लीजिएगा बिकॉज करंट लिस्ट का पार्ट है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो लेट्स मूव अहेड।
सो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे बिकॉज़ इसको 1955 में आर्टिकल 344 के अंडर बनाया गया था। ठीक है? ये रिव्यू करता है लैंग्वेज के यूसेज को और अगर कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन है, वो भी ये बताता है और रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेज़िडेंट को। ये ध्यान रखिएगा, प्रेज़िडेंट को रिपोर्ट करता है, ना कि पार्लियामेंट को, ओके? एंड 351 ये काफ़ी ज़्यादा टाइम न्यूज़ में रहता है। सो ये क्या कहता है कि हिंदी को एज़ अ कॉमन कल्चरल लैंग्वेज हमने प्रमोट करना है एंड अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनके एलिमेंट्स को हमने इसमें ऐड करना है। सो इट वाज़ अबाउट दिस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। और ये जो यहाँ पे न्यूज़ थी, अब न्यूज़ का भी न्यूज़ में थी तो इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखिए, डिमांड है कोकबोरोक लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड करने की। भोजपुरी के बारे में तो आपको पता है बट ये लैंग्वेज इसका नाम भी डिफरेंट है। ये भी आ सकता है कि कोकबोरोक वाज़ रिसेंटली इन न्यूज़, ये क्या है? तो ये भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे देंगे, पोर्ट है, लैंग्वेज है, कुछ भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये सिनो-तिब्बतन लैंग्वेज है और ये बोडो और गारो ग्रुप जो है, बोडो और गारो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है गारो, गारो खासी जयंतिया, ओके? आप एक बार कमेंट्स में लिखिए कि गारो खासी जयंतिया कहाँ पर पाया जाता है। सो असम में ये जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बोडो एंड डिम्सा, उनसे ये रिलेटेड है एंड त्रिपुरा में रहने वाले कुछ लोग हैं, वो कोकबोरोक के मल्टीपल डायलेक्ट्स को बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक लैंग्वेज के मल्टीपल डायलेक्ट्स होते हैं, सो मेनली त्रिपुरा में ये लैंग्वेज बोली जाती है, बट इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू त्रिपुरा। ये भी ध्यान रखिएगा, बस सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं बोली जाती है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ बताई गई है कि सिलेबस से ये न्यूज़ कैसे रिलेट करती है। सो जीएस 2, जीएस 1 एसएन इंटरव्यू में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें सो 8th शेड्यूल, ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो मैंने आपको बताए 344 एंड 351 से रिलेटेड है। लैंग्वेज की अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताया उन पे पीवाईक्यू भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है और कमिटीज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो जो कुछ भी इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़। इस वीक इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में थी और इसका रीज़न था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं रिचर्ड मार्ल्स, ही वाज ऑन हिज इंडिया विजिट और यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो जानते हैं कि ये जो न्यूज़ इस वीक थी उनमें आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है फॉर प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि हमें डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। सो दे एम टू डीपन एंड कोलैबोरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड उनकी पार्टनरशिप जो है हमारी और ऑस्ट्रेलिया की दैट इज नाउ ब्रॉडर एंड इन चीज़ों पे ये डिस्कस करेगा। हमने आगे डिटेल में सब कुछ बताया है, सो लेट्स मूव अहेड। तो देखिए, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, जो डिफेंस टाइज को सपोर्ट करता है, वो क्या है और किस तरीके से ये इम्प्रूव भी हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से, जो कि 2020 में थी और हमने टाइज को डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पे इसको इंक्रीज किया है। ये 2020 में हुआ था। इसके बाद 2021 में 2+2 मिनिस्टर डायलॉग, इसमें क्या होता है कि हमारे दो मिनिस्टर्स जो कि फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के दो मिनिस्टर्स, इनकी आपस में बातचीत होती है या मीटिंग्स होती हैं। ओके, इतना आपके लिए ज़रूरी है। और ये हमारा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया हमारी डिफेंस फैसिलिटीज़ में एक्सेस उनको मिलता है एंड बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आल्सो, कि हम एक दूसरे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया ने जो 2023 में अपना डिफेंस रिव्यू दिया था, उन्होंने इंडिया को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर का दर्जा दिया था। ओके, और यहाँ पे एक और पैक्ट हुआ है लास्ट ईयर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पैक्ट, जिसमें ये है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट दोनों साइड के वो रिफ्यूल कर सकते हैं अल्टरनेट कंट्री से, मतलब ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट का यूज़ करके वो हमारे एयरक्राफ्ट को रिफिल कर सकते हैं। सो ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये 4 जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली जो आपके नोट्स हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, उनमें ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए। ओके, लेट्स मूव अहेड।
सो हमारी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये एक है ऑस्ट्रा हिंद, ये हमारी आर्मी ड्रिल है, ठीक है? काउंटर टेररिज्म और ग्राउंड ऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं, उनसे डील करता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज और इंडेक्स बोलते हैं इसे, इट इज अ बाइनियल नेवल एक्सरसाइज। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बेसिकली डिफेंस टाइज हैं वो मोर और लेस नेवल ऑपरेशंस पे ही बेस्ड हैं। आर्मी और एयरफोर्स का उतना कोलैबोरेशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के केस में नहीं है। हमने इसको आगे भी बताया है, ठीक है? और कुछ अदर एक्सरसाइज हैं जैसे मालाबार और पिच ब्लैक, इनमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे डिफेंस टाइज होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया यहाँ पे है, बीच में इंडोनेशिया वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओशियन है, एंड हियर इज़ ऑस्ट्रेलिया, ओके? सो ये जो हमारा इंडियन ओशियन का एरिया है, ये बोथ दीज कंट्रीज़ इनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस एरिया में हैं, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स मूव। सो जो ऑस्ट्रेलिया है ये इंडिया और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। जैसे आपको पता है, दिस इज द इंडियन ओशियन एंड दिस इज द पैसिफिक ओशियन। सो इट इज इन बिटवीन। इसके जो ईस्ट साइड है वहां पे हमारा पैसिफिक ओशियन है, एंड ऑन द वेस्टर्न साइड्स वी हैव आवर इंडियन ओशियन। सो जो इंडिया का मैरीटाइम विजन है उससे अलाइन करता है। और दूसरी बात है कि मल्टीप्लिकेशन को ये फोर्स करता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया यूएस का की एलाय है। सो यहाँ पे जो एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। इंडो पैसिफिक जो हमारा विजन है दैट इज सिमिलर ऑन द सिमिलर लाइंस, एंड चाइना की असर्टिवनेस जो हो रही है इस एरिया में, जैसा कि आप जानते ही हैं, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज सही होना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सिक्योरिटी डोमेन्स जो नई आ रही हैं जैसे साइबर डिफेंस हो गया, स्पेस सिक्योरिटी हो गया, हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रेट्स हो गए, उनमें भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का साथ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, डाइवर्जेंट सिक्योरिटी प्रायोरिटीज हैं। अब इंडिया की जो सिक्योरिटी प्रायोरिटी है दैट इज नॉट नेवल। हमारी जो प्रायोरिटी है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन लैंड थ्रेट्स, जैसे चाइना और पाकिस्तान से हमें ज़्यादा खतरा है, ना कि जो इंडियन ओशियन का एरिया है वहाँ पे। बट बल्कि ऑस्ट्रेलिया जो है उनका फोकस जो है वो मैरीटाइम है, बिकॉज इट इज़ लाइक एन आइलैंड मोस्टली, बिकॉज ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स इसके ओशियन ही है, इसकी कोई मेजर बाउंड्री नहीं लगती है किसी भी कंट्री के साथ। सो उनका जो कंसर्न है दे आर मोस्टली मैरीटाइम, एंड इंडिया के जो कंसर्न है दे आर लैंड बेस्ड। सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू नो। और जो हमारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं वो काफ़ी स्लो हैं। देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, ये सारा कुछ काफ़ी अभी तक लिमिटेड ही है, इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ नहीं पाई। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंस में काम आएंगे, ठीक है? आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी भी है। देखिए, क्वाड का जो रोल है, ऑकस का जो रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्वाड में आपको बता दूं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान की ये कोलैबोरेशन है 4 कंट्रीज की। ऑकस हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, सो ये आ जाएगा अभी, ठीक है? ऑपरेशनल गैप्स भी हैं। देखिए, बिकॉज डॉक्ट्रिन्स जो है दोनों कंट्रीज की काफ़ी डिफरेंट हैं, एंड सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी को अभी काफ़ी उस तरीके से हो नहीं पा रहा है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमें एक दूसरे के जो टेक्नोलॉजी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। देयर हैज़ नॉट बीन सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, ये ऑपरेशनल गैप्स में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव है। ये मैं आपसे बात कर रहा था, ऑकस की बात है। ये ट्राइलेटरल पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस में। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। इंडिया ऑकस का पार्ट नहीं है। ऑकस को क्यों बनाया गया है? इट इज टू bolster द डिफेंस कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और मेनली इसका जो मेन रीजन है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर करने के लिए इन 3 देशों ने साथ में ये पैक्ट किया है, ठीक है? इट में इन्फ्लुएंस द इंडिया ऑस्ट्रेलिया डायनामिक्स। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑकस जो है इंडिया उसका पार्ट नहीं है, और कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर इस पैक्ट को साइन किया है। सो इसमें वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस टाइज में? देखिए, उनको एंगेजमेंट को डीपन करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, बिकॉज देखिए, नेवल ही फोकस है मैक्सिमम, हमें एयर और लैंड फोर्सेस को भी इंक्लूड करना होगा अगर हमें अपने डिफेंस टाइज को बढ़ाना है, और डिफेंस की प्रेजेंस को भी ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाना होगा। जो हमारा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है कैनबरा में, जो कि वहाँ की
कैपिटल भी है, वहाँ पे सिर्फ नेवल नेवल एडवाइजर हमारे बैठते हैं। हमें उसको अपग्रेड करके फुल ट्राई सर्विस अटैचे को हमारे ऑस्ट्रेलिया में हाई कमीशन में बिठाना होगा। ऑपरेशनल इंटीग्रेशन पे ध्यान देना होगा बिकॉज मिलिट्री लेवल इनपुट्स अभी वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, सो वी नीड टू इंक्रीज दैट। और जो वॉर गेमिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी हमें करनी चाहिए, जैसे कि हम करते हैं यूएस इंडो पैकॉम ड्रिल्स जो होती हैं उनके तर्ज पे हमें ये करना चाहिए। एंड डिफेंस प्रोडक्शन में भी हम पार्टनर कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्डिंग, ये चीज़ें हैं जो कि आप मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द टाइज हम क्या कर सकते हैं। सो ये इस न्यूज़ के बारे में था एंड लेट्स सी कि रेलिवेंस क्या है इसकी सिलेबस में। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि एग्रीमेंट्स क्या हैं, एमएलएस से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ये हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बताई हैं। एंड इन ग्रुपिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है। जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन में ये आपके कुछ हैं टॉपिक्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी कौन से देश के साथ है। इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आपका नोट्स हो, उसमें आप इस तरीके से कीजिए कि वन पेजर नोट्स ही बनाने का ट्राई कीजिए और ये सारे पॉइंट्स उन्हीं एक या दो पेजेस में इनकलकेट कीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। कंट्री वाइज रहिए बिकॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक होना चाहिए, उसमें ये सारी चीजें एक जगह पे कंसोलिडेट आप कर सकें। और इंटरनल सिक्योरिटी में तो यही है कि कोऑपरेशन, लॉजिस्टिक एंड साइबर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये इस न्यूज़ के बारे में था। सो लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। भारत जेन एआई, ये लास्ट वीक न्यूज़ में था और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। सो यहाँ पे ये पीआईबी ने न्यूज़ दिया है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत जेन एआई को लॉन्च कर दिया है एंड इट इज़ फर्स्ट ऑफ इस काइंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड बट इट इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड एआई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जानते हैं कि इस न्यूज़ में आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये भारत जेन है क्या। तो देखिए गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट ने फंड किया है इसको। इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है। इट वर्क्स विद टेक्स्ट, स्पीच एंड इमेजेस। सो इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं और ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस को, सॉरी 22 इंडियन लैंग्वेजेस को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। सो ये 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सॉरी क्लासिकल या ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे देखिए इसको जो बनाया गया है TIH फाउंडेशन ने बनाया है एंड IIT बॉम्बे में ये लोकेटेड है और इसको फंड किया गया है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये भी आपको आगे बताया गया है। सो जस्ट ओके, सो ये इसके बारे में है जो नेशनल मिशन है NMICPS, इसको TIH फाउंडेशन ने इम्प्लीमेंट किया है जो कि IIT बॉम्बे में है और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों किया गया था? टू प्रमोट इनोवेशंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइबर फिजिकल सिस्टम एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज, एंड इसी का ही पार्ट AI भी है, न्यू एज टेक्नोलॉजी का। ओके, सो देखिए मल्टी मॉडल LLMs जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्या होता है। सो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वो होते हैं जो कि डाइवर्स डाटा टाइप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पर आजकल अगर आप कोई इमेज भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी सेलिब्रिटी की इमेज डाल दी, सो वो उसको रीड करके बता देगा कि ये सेलिब्रिटी कौन है। आपने उसको टेक्स्ट में अगर कुछ पूछा तो टेक्स्ट का आंसर वो टेक्स्ट में दे देगा। यहाँ तक कि ऑडियो को भी वो एनालाइज कर सकता है कि ये क्या बोल रहा है। अगर आप किसी लैंग्वेज में बोलेंगे सो इट विल ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज, सो वो उस लैंग्वेज को भी समझ सकता है। सो देखिए ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं। सो एआई को ट्रेन किया जाता है बेसिकली, उनमें इनपुट दिए जाते हैं वेरियस। फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी से किसी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के बारे में पूछते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि उसको बिना ट्रेन किए वो पता होगा। सो उस कंट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पहले चैट जीपीटी को फीड की जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है, फिर ही वो आपको बता सकता है। सो मल्टीपल LLM, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, मैं इस पे टॉपिक पे वापस आता हूँ। मल्टीपल LLM जो होते हैं वो डाइवर्स डाटा टाइप को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट में आप उनसे पूछ सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ओके, सो वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लैंग्वेजेस और मल्टीमीडिया को भी
रीड कर सकते हैं एंड इसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है? ये जो पिछली जो हमारी चैट जीपीटी के अर्लियर वर्ज़न थे, उनकी लिमिटेशंस को दूर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर हम 2 साल पहले का चैट जीपीटी देखें, सो अगर आप इमेज वहाँ पे अपलोड करते, तो आपको ये जवाब मिलता कि आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट। सो अब वैसा नहीं है, ठीक है? सो ये हमारा भारत जेन एआई है, ये भी एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ओके? गोल्स देखिए, इसके गोल्स तो प्रमोट एआई करना है, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस और एथिकल वैल्यूज़ के साथ, एंश्योर करना है कि हर रीजन और सोशल ग्रुप तक एआई के टूल्स पहुँचे, और लोकल सॉल्यूशन को गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फार्मिंग में लाना है। लोकल सॉल्यूशन से हमारा मतलब है कि भारत जन इज़ एन इंडिजिनियस एआई, सो उसको हमें इन चीज़ों में लाना है। एआई लेड स्टार्टअप्स को हमें और एनकरेज करना है कि आप और अधिक तरीके से एआईज़ को लेके आइए, इनोवेशन को लेके आइए, रिसर्च को लेके आइए, ओके? फीचर्स क्या हैं भारत जेन एआई के? ये आपको पहले मैंने बता दिया कि इट इज़ अ मल्टी मॉडल एआई, लैंग्वेज रीच है बिकॉज़ 22 लैंग्वेजेज़ में इसको ट्रेन किया गया है, ओके? इंक्लूसिव अप्रोच है, रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज़ में इसको पहुँचाने की कोशिश है। स्केलेबल है बिकॉज़ इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सीपी ग्राम्स, एआई टेलीमेडिसिन और एजुकेशन टेक में। हमारा अपना एआई होगा, इसको हम अलग-अलग हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर इसको इनकलकेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन है देखिए, इसको सपोर्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट तो है ही बिकॉज़ इट इज़ गवर्नमेंट फंडेड। एकेडमिया, स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स हैकाथॉन्स में इसको काफ़ी टाइम लगा है बनाने के लिए, मतलब इट इज़ अ कोलैबोरेटिव मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए। मैटर क्यों करता है? देखिए, इनोवेशन को बूस्ट करता है, पहली चीज़ तो ये है, एंड कल्चरली अवेयर है बिकॉज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा जब इसको ट्रेन किया गया होगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है, उसको भी ये सपोर्ट करता है बिकॉज़ बाय एम्बेडिंग एआई इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ऑलराइट? सो इसकी जो रेलेवेंस है वो यहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हो गई हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए। भारत जन एआई है, गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होने चाहिए, एंड एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 2 में जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट है, वहाँ पे दिस कैन बी कोटेड आल्सो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ई गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो है ही कि एआई, आईसीटी और एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। एप्लीकेशंस मैंने आपको पहले डिस्कस भी कर दिया है लास्ट की कुछ स्लाइड्स में, एंड ऐसे एंड एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एथिकल यूज़ क्या हो सकता है, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, अलॉन्ग विद इसमें अलग-अलग लैंग्वेजेस भी हैं, सो वो भी सोशल इंक्लूजन का एक हिस्सा हैं। सो ये चारी सारी चीज़ें आपको भारत जेन एआई के बारे में पता होनी चाहिए। सो ये सब कुछ था इस न्यूज़ के बारे में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम लास्ट वीक काफ़ी न्यूज़ में था, और न्यूज़ ये थी कि इज़राइल पहली कंट्री बनी है दुनिया की जिसने एनिमी के ड्रोन्स को लेज़र वेपन से डिस्ट्रॉय किया है। देखिए, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी ड्रोन्स को भेजा था, और हमारी जो डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने उनको पूरी तरह से अ, ध्वस्त कर दिया था, और उसमें हमारी कुछ जैसे कि एल-70 गन थी, और हमारे अदर डिफेंस सिस्टम्स थे। एल-70 मेजरली यूज़ हुई है उसमें ड्रोन्स के केस में, बट वो एक गन थी, उसमें एमुनेशन का यूज़ हुआ था। इस केस में लेज़र वेपन का यूज़ हुआ है, कोई गोली नहीं चली है। ये देखिए यहाँ पे, इट शूट्स अ लेज़र। सो जानते हैं कि ये न्यूज़ आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस में क्यों ज़रूरी है, क्या-क्या आपको इसमें पता होना चाहिए। सो देखिए, ये जो इज़राइल ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका डिप्लॉयमेंट किया है, और ये फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने लेज़र बेस्ड तरीके से ड्रोन्स को मार गिराया है। अब ये गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, बट ये ड्रोन्स आए किस तरफ से थे? सो दीज़ ड्रोन्स केम फ्रॉम लेबनान। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि लेबनान कहाँ पर है, इज़राइल कहाँ पर है, गाज़ा कहाँ पर है, और ये मैप में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बट यहाँ पर हम सिर्फ लेज़र डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो हिजबुल्लाह जो है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान का, उन्होंने इज़राइल पे अटैक किया था इन ड्रोन्स के साथ। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो देखिए, ये इस तरीके से होता है, ये ट्रक के ऊपर माउंटेड होता है, यहाँ से हाई पावर्ड लेज़र को थ्रो किया जाता है, और अगर सामने से कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, उसको ये हाई एनर्जी वेपन से उसको एक तरीके से फ्राई कर देगा, ओके, उसको जला देगा, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और इसका ऑफिशियल नेम ये है,
ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, शील्ड ऑफ लाइट, बिकॉज इतनी चीजें आप याद नहीं रख सकते। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इट इज अ हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम, HELWS। ये आने वाले टाइम में वॉरफेयर का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में। इसकी ये जो पावर है 100 किलोवाट है, एंड इट इज अ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन क्या होते हैं। ये एक कंपनी है वहाँ की, रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये रफेल आप वो फ्रांस वाला एयरक्राफ्ट मत समझिएगा, ये इजराइल की डिफेंस कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है। एंड इट इज अ फील्ड रेडी वर्जन है, ओके। इसका ये आप, मैंने आपको ये फोटो दिखा दिया, इट इज अ फील्ड रेडी वर्जन, और अब इसने काम करके भी दिखा दिया है, इसने कुछ ड्रोन्स को खत्म कर दिया है। शॉर्ट रेंज टारगेट्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ये काम करता है, जैसे कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, यूएवीज, स्मॉल रॉकेट्स। 10 किलोमीटर के एरिया में ही ये होना चाहिए। लेजर एनर्जी का यूज करता है, थर्मल डैमेज करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जला देता है, हीट का यूज इसमें होता है विद इन सेकेंड्स, ओके। सो एडवांटेजेस क्या है इसके, देखिए हाई प्रिसीजन है, आपको पिन पॉइंट करके आप अटैक कर सकते हैं। अनलिमिटेड एमो है इसमें, ऐसा नहीं है कि हमारी जो एमो है, एमिनिशन है, वो खत्म हो जाएगी, कभी इसमें गोलियां खत्म नहीं होने वाली हैं। आप जो आएगा इट विल कीप फायरिंग एज लॉन्ग एज पावर है वहां पे, इट विल कीप फायरिंग। साइलेंट ऑपरेशन है, इसमें कोई आवाज नहीं होगी, कोई नॉइस नहीं होगी, कोई जैसे फायर करते हैं तो दिखता है कि यहाँ से फायर हो रही है। सो इस वजह से ये स्टेल्थी भी होता है, इसका पता नहीं लगेगा कि कौन सी जगह से ये फायर आ रही है। एआई से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड रखें, इट कैन बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। सो इसकी लिमिटेशंस की हम यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ 50% एनर्जी को ही सही तरीके से यूज कर पाता है। एक्सेस हीट को हमें मैनेज करना पड़ता है, कूलिंग सिस्टम इसमें लगाने पड़ते हैं, ताकि, क्योंकि इतनी हीट जनरेट होगी, इतनी एनर्जी चाहिए होगी, 100 किलोवाट की एनर्जी जो बताई थी आपको, सो उसको मैनेज करना होगा। देखिए, वेदर डिपेंडेंट होता है, अगर फॉग है, रेन है, स्मोक है, सो पहली चीज तो विजिबिलिटी भी चाहिए, इसको अटैक करने के लिए दिखना चाहिए टारगेट को, तभी अटैक कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज अ शॉर्ट रेंज वेपन, 10 किलोमीटर के एरिया तक ही ये अटैक करेगा। सो अगर फॉग या रेन या स्मोक होगी, सो वो स्कैटर भी कर सकता है उसको, लेजर को, ओके। सो ये चीजें, इसको बिल्कुल क्लियर जो है हमारा वेदर होना चाहिए। सो इट इज वेदर डिपेंडेंट, और लाइन ऑफ साइन कंस्ट्रेंट तो है ही, बिकॉज अगर आपको दिखेगी नहीं चीज तो आप उसमें लेजर पॉइंट नहीं कर सकते, इट इज नॉट लाइक अ रेडार, ओके। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें अब बाकी चीजें बताई गई हैं कि सिलेबस से क्या रेलेवेंस है। सो जो आपका साइंस एंड पहले तो प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो होते हैं या लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम होते हैं, इनमें इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, आयरन बीम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स का हिस्सा तो ये है। बाकी GS3 में सिक्योरिटी साइंस टेक, वहाँ पे भी ये न्यूज़ कैटर करेगी। सो इस न्यूज़ के बारे में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। BIPVs जो हैं, ये लास्ट वीक न्यूज़ में थे, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। सो यहाँ पे द हिंदू ने एक आर्टिकल इसमें द हिंदू में आया था, उसमें बताया गया था कि हमें बिल्डिंग्स को सोलर एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम BIPVs का यूज करके। तो जानते हैं BIPVs होते क्या हैं, आपको इसमें डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस किया है, और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, लेट्स गो अहेड। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज BIPV। सो इसमें जो, इसका मतलब है कि सोलर पैनल्स को हमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना है, जैसे कि फेस हो गया, रूफ हो गया, विंडोज हो गए एंड रेलिंग्स हो गए, वहां पर हम सोलर जो फोटोवोल्टेक सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उनको हमें बिल्डिंग में इंटीग्रेट करना है। देखिए, जो कि हमारे रूफ टॉप सोलर सिस्टम होते हैं, वहां पे हम सिर्फ रूफ पे ही, आपके घर के आसपास भी होंगे, आपके घर पे भी हो सकते हैं, तो सिर्फ रूफ पे वहां पे हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। बट इसमें बाकी जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि ग्लास है, टाइल्स हैं, क्लैडिंग है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सो ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स को विंडोज और स्काईलाइट्स में यूज किया जा सकता है। हमने आपके लिए इसमें, यहाँ पे देखिए, इट विल गिव यू मोर आइडिया। ये एक BIPV का एग्जांपल है, हमने बिल्डिंग में ही इंटीग्रेट कर दिया है सोलर पैनल्स को। देखिए, रूफटॉप पे है, वॉल की वॉल में हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, ये एक पूरी बिल्डिंग पे ही BIPV है, ओके। यहाँ पे इसकी बैल्कनी पे भी इन्होंने लगा दिया है, वॉल पे लगा दिया है, सनशेड है इसके ऊपर लगा दिया है। सो इट इट मस्ट बी सन फेसिंग, और आप इसको बिल्डिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं।
और आपकी जो सोलर प्रोडक्शन है वो एक्सपोनेंशियली इंप्रूव होगी, बिकॉज पहले आप सिर्फ रूफ टॉप पे लगा रहे थे, पहले आप सिर्फ इतना ही सोलर पैनल यूज कर पा रहे थे, बट इट हैज इम्प्रूव्ड आई वुड से ड्रास्टिकली, बिकॉज ये इससे बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए डुअल फंक्शनैलिटी है, एक तो आपके लिए सोलर एनर्जी बनाएगा और दूसरा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का भी पार्ट होगा, ग्लास का काम करेगा, ऊपर रेन शैडो का काम करेगा, बैल्कनीज में हो सकता है, एस्थेटिकली भी ये कंपैटिबल है, ठीक है। इनको हम जैसे यहाँ पर आप देखिए इट लुक्स ग्रेट, इस बिल्डिंग को अगर हम देखें सो इट इज लुकिंग एस्थेटिकली वेरी गुड, ठीक है। इसको हम एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट है आपके लिए, जो हमारा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, उनकी जो कैपेसिटी है, अगर उनमें हम BIPVs को इंटीग्रेट करें, तो 309 गीगावाट का एनर्जी पोटेंशियल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से इंडिया के पास अभी भी है, और लॉन्ग टर्म सेविंग्स इससे होंगी, ठीक है। एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग सरफेस पे लगाएंगे, बिकॉज उससे हमारा कोल बेस्ड पे डिपेंडेंस पूरी तरह से खत्म तो कभी भी नहीं हो पाएगा, बट कम होगा। डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, देखिए किसी भी शेप साइज में आप लगा सकते हैं, आप ग्लास में लगा सकते हैं, रूफ पे लगा सकते हैं, ओके। स्पेस एफिशिएंट है, देखिए इनको आप कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे कोई स्पेस ही आपका नहीं गिरेगा, जैसे अगर आपने इसको बैल्कनी में लगा दिया, कैनोपीज पे लगा दिया, पार्किंग की जो शेड्स होती हैं वहां पे लगा सकते हैं। सो इट इज स्पेस एफिशिएंट, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चैलेंजेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, देखिए हाई इनिशियल कॉस्ट्स हैं, इतना काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, पॉलिसी गैप्स हैं, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, और टेक्निकल नो हाउ भी इसमें अभी उतना नहीं है, इंसेंटिव्स भी अभी नहीं है, BIP को जो बिल्डिंग प्लान्स हैं उनमें ऐड नहीं किया जाता है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि वे फॉरवर्ड क्या है। हमें फाइनेंशियल मॉडल्स को थोड़ा इनोवेट करना होगा। ये जो रेस्को मॉडल है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर किसी कंज्यूमर को अपने घर पे सोलर से रिलेटेड कोई भी पैनल्स लगाने हैं, या कोई जैसे उसका मान लीजिए 5 किलोवाट का प्लांट लगेगा, उसमें इन्वेस्ट रेस्को करेगी, ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, और उसके बाद जो बिल है, या फिर जो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, उसमें ही जो यूजर है उसका काम होगा। इट वर्क्स एज ए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ओके। इसको हमें प्रमोट करना होगा, ये बताने की इसमें काफी टाइम लग जाएगा अगर डिटेल में जाएंगे, अभी हमें BIPVs पे ही फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग जो एग्रीमेंट्स हैं उन पे इसको हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। और इंसेंटिव्स की यहाँ पे बात की गई है कि हमें जो एग्जिस्टिंग सोलर स्कीम्स हैं उनमें BIPVs को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसमें एक यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, वहां पे भी BIPV को एक ऑप्शन डाला गया है, जहाँ पे कि रूफ टॉप सोलर की अगर वहां पे नहीं इजीली हो पाएगा, आप BIPV भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये स्कीम है जहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सब्सिडी दी जाएगी 3 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए। इतना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसमें आप नेशनल बिल्डिंग कोड में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड इको निवास संहिता, ये आपके सारे बिल्डिंग कोड्स हैं, इनमें आप BIPV को अगर इंक्लूड करेंगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। और हमें पायलट डेमोन्स्ट्रेशंस करने चाहिए। देखिए मान लीजिए किसी एरिया में अगर हम पायलट प्रोजेक्ट लगा देंगे इसका, हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, और पॉलिसी की फ्रेमिंग में भी ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी हमें बूस्ट करना होगा, आप चाहे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव दीजिए, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कीजिए, R&D पे फोकस कीजिए। ये चीज़ें आप मेंस के आंसर में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो आपको समझाने वाली चीज़ें थी, वी ट्राई टू इनकलकेट। इस न्यूज़ में इतना ही था, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बताई गई हैं। BIPV अगर बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BIPV वाज रिसेंटली इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर GS3 की बात करें,
सो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मेंस के GS3 के पार्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो ये सब कुछ इस न्यूज़ के बारे में इंपॉर्टेंट था। अब लेट्स मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो लास्ट वीक जैसा आप जानते हैं कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। सो इसमें यहाँ पे पीएम ने लॉन्च किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो भी यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया गया है। सो लेट्स मूव एंड नो मोर अबाउट दिस न्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अरावली ग्रेट ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये आपके अरावलीज को कवर करता है और इसका ये पीएम ने इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पे। ये एम क्या करता है, 1500 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहता है 29 डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी स्टेट्स इसमें आ रही हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। ये इन 4 स्टेट्स में 1500 किलोमीटर लंबा एंड 5 किलोमीटर वाइड ये स्ट्रेच बनाना चाहता है ग्रीन ट्रीज का, जो कि कहलाएगा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? अफ्रीका का जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है जो कि सहारा डेजर्ट में वो कर रहे हैं, उससे इसको इंस्पायर किया गया है। COP16 जो था, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो रियाद में हुआ था, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2019। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी है वो MOEFCC कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका जो फेज 1 की जो टाइमलाइन है 2027 तक है। लॉन्ग टर्म गोल है लैंडस्केप रेस्टोरेशन का, मतलब जो थार डेजर्ट है उसको बढ़ने से रोकना है, डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, वो इसका मेन गोल है। और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि NGOs, प्राइवेट सेक्टर, लोकल कम्युनिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। सो देखिए ये पहली चीज जो मैंने आपको भी बताई कि ईस्टवर्ड जो स्प्रेड है थार डेजर्ट का, उसको रोकने के लिए ये ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को लाया गया है। अगर आप 5 किलोमीटर वाइड अगर ट्रीज का एक तरीके से रोड ही है ये, इसको अगर बना देते हैं, सो ईस्टवर्ड स्प्रेड हमारा थार डेजर्ट नहीं हो सकता। नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा डस्ट स्टॉर्म और पोल्यूशन के अगेंस्ट, और ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएगा, ग्राउंड वाटर के लेवल्स को बढ़ाएगा, क्लाइमेट रेजिलियंस को इम्प्रूव करेगा। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। सो थार डेजर्ट की ईस्टवर्ड स्प्रेड को ये रोकता है। फीचर्स की बात करें, देखिए इसमें जो प्लांट किए जाएंगे ट्रीज वो नेटिव ट्रीज होंगे और श्रब्स होंगे, मतलब वो ट्रीज उसी एरिया के ट्रीज होंगे, उनको ही वहां पे प्लांट किया जाएगा। कम से कम 1000 के आसपास नर्सरीज को वहां पे क्रिएट किया जाएगा, जो कि एफॉरेस्टेशन ड्राइव है उनको सस्टेन किया जा सके। इन्वेजिव स्पीसीज जो होंगी उनको वहां से रिमूव किया जाएगा, और वाटर बॉडीज जो पास में होंगी उस एरिया के, पॉन्ड्स हो गई, स्ट्रीम्स होगी, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है, जो पीएम ने चलाई थी, उसके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ग्लोबल लिंकेजेस तो इसमें है ही, UNCCD जो है, ये जो कन्वेंशन है हमारी, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उनसे ये लिंक करता है। ऑल्सो ये हमारा जो UN डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसका ये एक तरीके से पार्ट है या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। EU ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ लाया था जो कहता है कि 30% के इकोसिस्टम को हमें 2030 तक रिस्टोर करना है। अब थोड़ा जान लेते हैं अरावली के बारे में कि अरावली रेंज क्या है। सो पहली बात तो यह है कि ये इंडिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है सॉरी, एंड अभी ये रेजिडुअल है बिकॉज काफी ज्यादा पुरानी है। सो देयर हैज बीन डिग्रेडेशन, इनकी हाइट काफी कम हो चुकी है। ये दिल्ली से गुजरात तक जाती हैं और इनका जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनकी जो डायरेक्शन, ओके, दिस इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो इसका हाईएस्ट पीक है वो 1700 मीटर के आसपास है एंड ये माउंट आबू में है और नाम है गुरु शिखर, ये ध्यान रखिएगा। एंड अरावली रेंज में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अनड्यूलेटिंग रिजेस हैं, स्टीप हिलॉक्स हैं, और इसमें 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं अरावलीज में, एंड 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। चंबल रिवर भी यहीं से निकलती है, इसी रेंज में से निकलती है। और NCR जो है हमारा दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन है,
उनमें जो ओनली प्राइमरी फॉरेस्ट है वो अरावली रेंज में ही आती है। सो आपको पता होना चाहिए कि एनसीआर रीजन में कौन सी हिल्स हैं, दीज आर अरावली हिल्स। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कुछ प्री हिस्टोरिक केव्स, आर्ट्स एंड लोअर पैलियोलिथिक टूल्स भी इस एरिया में पाए गए हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इस न्यूज़ को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और इसका रेलेवेंस हम देख लेंगे एक बार से। पहली चीज़ तो प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने मैप्स के थ्रू भी बता दिया कि ज्योग्राफी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्कीम्स क्या हैं, इनिशिएटिव क्या हैं। ये भी एक इनिशिएटिव है, फिर एक पेड़ माँ के नाम वो भी एक इनिशिएटिव है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ये रिलेट करता है। जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पे ये टॉपिक्स वहाँ पे रिलेट करते हैं। एंड जीएस पेपर 1 जो है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें भी थार डेजर्ट और अरावली उसका हिस्सा है। सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये लास्ट वीक न्यूज में था। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डीसल्फराइजेशन जो प्लांट्स हैं, सल्फर क्लीनिंग जो डिवाइसेस हैं, वो अब कोल बेस्ड प्लांट्स में मैंडेटरी नहीं होंगे। सो इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 92% ऑफ द इंडियाज कोल बेस्ड प्लांट्स वहां पे ये इंस्टॉल हुए ही नहीं थे, सिर्फ 8% ही इनको इंक्लूड करते थे। सो लेट्स मूव अहेड। सो ये आपका फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट होता है। इसमें देखिए यहाँ से फ्लू गैस इसमें अंदर जा रही है एंड ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट जिप्सम के रूप में निकलता है। और पूरी प्रोसेस के बाद दो स्क्रबिंग की प्रोसेस होती है, वेट स्क्रबिंग या ड्राई स्क्रबिंग, उनमें से कोई एक हो सकती है। इसको मूव करके यहाँ से क्लीन गैस निकल जाती है। इसमें आपको प्रोसेस के ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। जैसे जिप्सम इसका बाय प्रोडक्ट है, और फ्लू गैस क्या होती है, फ्लू गैस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, वो आपके साथ आगे डिस्कस किए जाएंगे। सो इसमें एग्जाम्पशन दे दी गई है, ये प्लांट लगाने की जरूरत अब मैंडेटरी नहीं है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है कंपल्सरी प्रोविजन से। ओके, सो अब देखते हैं कि होती क्या है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। सो देखिए, ये एक पोल्यूशन कंट्रोल मेथड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है फ्लू गैसेस से, जिससे पहले वो एयर में रिलीज हो सके। सो देखिए, जो भी हमारे कोल पावर प्लांट हैं, उनकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं गैस के रूप में, उसमें काफी ज्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड उनमें से एक है और ये उसको ही रिमूव करती है फ्लू गैसेज में से। हम फ्लू गैसेज आगे डिस्कस करेंगे, आप डीसल्फराइजेशन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो ये यूज करता है लाइमस्टोन को या अमोनिया बेस्ड स्लरी को, जो कि SO2 को जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ देखिए, इसमें इसको जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया गया है, यहाँ से फ्लू गैस आ रही है जिसमें कि SO2 थी, और इसमें जिप्सम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इन दोनों में से कोई एक टेक्निक यूज करता है, वेट स्क्रबिंग या ड्राई मेथड, जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वेट स्क्रबिंग में क्या यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल होता है, इतना आपको नहीं पता होना चाहिए। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी कि MOEFCC जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने गाइडलाइन इसमें दी थी कि मैंडेटरी था, बट सिर्फ 8% ही कंट्री की कोल कैपेसिटी में हमने फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन को इंस्टॉल किया था। सो 92% इसको यूज कर ही नहीं रहे थे, बट अब इसको मैंडेटरी से ही हटा दिया गया है। और एक और चीज है, ये जो हमारा फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन है, ये SO2 के एमिशन को 95% से कम कर देता है। सो दैट मींस इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ओके, और इससे क्या होगा, ये एसिड रेन को रिड्यूस कर सकता है, एयर क्वालिटी को बेटर कर सकता है, NAAQS से कंप्लायंट है, और एयर पोल्यूशन एक्ट। ये चीजें तो चलो आप मेंस के आंसर में इसको लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। आपको मैंने इसके जो कंसेप्ट है वो बता दिए कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है, और फ्लू गैस में SO2 होता है, उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, और इसको ये सल्फर डाइऑक्साइड को जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। दीज थिंग्स यू नीड टू नो। अब आगे कुछ और जान लेते हैं कि फ्लू गैस होती क्या है। देखिए, सो फ्लू गैस सिंपली अगर हम बोलें तो वो गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने पे निकलती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, PM2.5 और PM10 होते हैं, और कुछ और पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो ये होती है फ्लू गैस। फ्लू गैस में सिर्फ SO2 ही नहीं होता, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देयर आर मल्टीपल पोल्यूटेंट्स, और इनसे अलावा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता।
यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में खास करके कि ये चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती। सो वी कैन नॉट डिनाई। ओके। सो द एग्जैक्ट मिक्स जो है वो डिपेंड करेगा फ्यूल टाइप पे और कितनी एफिशिएंटली वो बर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। सो इम्पैक्ट्स इसके, तो ये तो आपको पता ही है कि एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में क्या है कि को स्मॉग इससे हो सकती है। आपको पता होना चाहिए स्मॉग किस तरीके से होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एसिड रेन को कंट्रीब्यूट कर सकती है और ग्लोबल वार्मिंग में तो ये सारी जो गैसेज़ यहाँ पर थी इसमें, वो सभी उनमें से मैक्सिमम गैसेज़ ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, सो दे विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट डालेगा ही बिकॉज़ दीज़ फाइन पार्टिकल्स व्हेन दे आर, जैसे कि पीएम 2.5 है, जो कि फ्लू गैस में होता है, अगर इफ वी इनहेल देम देन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऊपर से कि अगर इसमें फ्लू गैस होगी सो इट विल इंक्रीज द वेयर एंड टियर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेंगे। और ये जो इनके जो हमारे फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन के जो प्लांट्स हैं उन पे भी हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस फ्लू गैस का जो पॉल्यूशन है उस वजह से जो होता है। सो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड गवर्नमेंट डिसीजंस क्या है एनवायरनमेंट के केस में। सो गवर्नमेंट का डिसीजन यही है कि अब इसमें मैंडेटरी नहीं है फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन प्लांट्स को इंस्टॉल करना। जीएस पेपर 3 में आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पॉल्यूशन ये आपके टॉपिक्स हैं उनको ये कैटर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी सेक्टर और थर्मल पावर में अब ये जो चेंज आया है इसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसमें भी आप इसको कोड कर सकते हैं। सो ये था आपका फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन के बारे में। अब लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सो ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है इसको लास्ट वीक ही यूक्रेन ने कंडक्ट किया था और ये लास्ट वीक न्यूज़ में था। इसको रशिया का ट्रोजन हॉर्स भी कहा जा रहा है, ट्रोजन हॉर्स मूवमेंट, कि यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी में जाकर अपने ड्रोन्स वहाँ पे छिपा के हमला किया एंड उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। सो इसलिए इसको ट्रोजन हॉर्स मूवमेंट कहा गया है। सो ये न्यूज़ आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं बिकॉज़ आपको काफ़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं होती हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो यूक्रेन ने कोवर्ट स्ट्राइक मिशन किया है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यूक्रेन ने अ, रशिया के वेरियस जो कि उनके मिलिट्री एयर बेसिस थे और दीज एयर बेसिस आर स्प्रेड अक्रॉस रशिया। रशिया का एरिया काफ़ी बड़ा है, सो मल्टीपल एरियाज़ में उन्होंने अपने ड्रोन्स को भेजा था ट्रक्स में छिपा के उनके टॉप पे। और दैट टॉप वाज देयर वाज ए कैनोपी जिसको कि ओपन किया जा सकता था, वहां से ड्रोन उड़े और जो वहां पे एयरक्राफ्ट्स थे उनके काफी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स था, उनको उन ड्रोन्स ने अटैक किया। उन ड्रोन्स पे एक्सप्लोजिव्स लेडन वो ड्रोन्स थे और उन्होंने वहां जाकर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉन्च किसने किया? ये है और इनका पर्पस जो था कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करनी है रशियन एयर बेसिस पे। दीज आर द एयर बेसिस जिनको अटैक किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा, बट इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रीजन्स आपको पता होना चाहिए, जैसे अमूर रीजन, वो हमने आपको आगे मैप में बताया हुआ है। सो देखिए, ये रशिया का मैप है और ये काफ़ी वाइड एरिया है। सो आप अगर इस मैप में देखेंगे, इन जगहों पर अटैक हुए हैं। सो अटैक ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर ही, यूक्रेन यहाँ जैसे है। सो यूक्रेन ने मल्टीपल एरिया, ये अमूर रीजन है, ये तो यहाँ पे मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर पे लगती है अमूर रीजन में। दिस इज वे टू फार फ्रॉम यूक्रेन। तो यहाँ पर भी अटैक हुआ है। सो एक बार आप इन एरियाज को देख लीजिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एयर बेसिस के नाम याद रखना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके। इसके बाद टैक्टिक्स की बात करें, सो इसमें 117 एक्सप्लोसिव लेडन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स थे। ये फर्स्ट पर्सन व्यू क्या होता है आगे हमने डिस्कस किया है। सो इन ड्रोन्स का यूज करके हमें इसको हमने सॉरी यूक्रेन ने इनमें अटैक किया है। सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, एसिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर जो बढ़ रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर जो अभी बढ़ रहा है, इससे पहले भी आपने देखा होगा रशिया में ड्रोन्स का कितना ज्यादा यूज किया गया है। रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स के ऊपर से नीचे ग्रेनेड्स उन्होंने आर्मी के पर्सनल पे फेंके हैं, जिससे कि काफी डेथ्स हुई हैं अपोजिट साइड की। सो जो ड्रोन वॉरफेयर है वो काफी
तरीके से इंक्रीज कर रहा है। और इट हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर एनहांस्ड सर्वेलेंस एंड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स। अब ये इंडिया के लिए भी क्यों ज़रूरी है कि इंडिया के वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है एंड ईस्टर्न साइड पे चाइना है। मैं जे.एंड.के की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये जो हमें सर्विलेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हमें एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स भी बनाने की ज़रूरत है। वी डिड रियली वेल इन ऑपरेशन सिंदूर, बट हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा टू टैकल दिस काइंड ऑफ अटैक्स, जो कि ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। सो ये आपके लिए आईआर जो है इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, और जीएस3 में बेसिकली ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, जीएस2 में आपके लिए काम आ जाएगा। डिफेंस सिक्योरिटी, एफपीवी ड्रोन्स का यूज़ एंड राइज ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ओके, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, सो किस तरीके से नॉन ट्रेडिशनल टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं। पहले तो सीधी मिसाइल से हमला होता था, अब ड्रोन से सीधा एयरक्राफ्ट को ही खत्म कर दिया जा रहा है। एक छोटा सा 5 किलो का ड्रोन मिलियंस ऑफ डॉलर के एयरक्राफ्ट्स को खत्म कर दे रहा है। एंड देर आर देर आर नॉट एनी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो इसको रोक पाए। ओके, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, वॉरफेयर है, और जो मैंने आपको मैप्स बताया वहां पे उन एरियाज को आप एक बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स क्या होते हैं। सो इसमें पहले तो ये ड्रोन्स के बारे में पता कर लीजिए कि ड्रोन में एक कैमरा लगा होता है जो कि फ्रंट फेसिंग होता है, और ये अपनी वीडियो को लाइव स्ट्रीम करके ऑपरेटर तक पहुंचा देता है। फर्स्ट पर्सन व्यू, अब ये देखिए ये एक फर्स्ट पर्सन व्यू है। अब जैसे कुछ लोग आप में से गेम भी खेलते होंगे, सो गेम भी फर्स्ट पर्सन व्यू होती हैं कुछ गेम्स, जिनमें कि आपको वो दिखता है जो कि वो इंसान जो मूव कर रहा है उसको दिख रहा है। यहाँ पर इस इंसान को जो दिख रहा है वही हम भी देख रहे हैं। मूवीज हम देखते हैं तो मूवीज में हमें थर्ड पर्सन व्यू मिलता है, दो लोग अगर लड़ रहे हैं सो हम दोनों को देख पाते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ये होगा कि जो ये फर्स्ट पर्सन लड़ रहा है इसे जो दिख रहा है वो हमें दिखे। समझ गए आप? तो यहाँ पे जो बाइसिकल वाला जो बाइसिकल को ड्राइव कर रहा है उसके व्यू को ही फर्स्ट पर्सन व्यू बोलते हैं। ओके, सो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, देखिए मोबिलिटी एंड साइज की बात करें सो कॉम्पैक्ट साइज है, ये एजिलिटी एजाइल होता है जिसकी वजह से ये स्विफ्टली मूव कर सकता है इवन इन एनिमी जोन्स। और ये डिटेक्शन को तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो रडार में तो बर्ड्स के जितना ही है, तो पता नहीं लगेगा कि कुछ आ रहा है या नहीं। इसकी रेंज है 2 से 5 किलोमीटर होती है। इट कैन फंक्शन विदाउट इवन जीपीएस एंड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन इसमें होता है, टारगेट ट्रैकिंग होता है, नेविगेशन होता है, ये इसमें आप कर सकते हैं। इसको एआई के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, मिशन फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि स्मॉल टीम्स इसको हैंडल कर लेंगी, क्विक टू डिप्लॉय होगा। ओके, और एक्सप्लोसिव को भी ये कैरी कर सकता है, मिशन स्पेसिफिक या कुछ और अगर मिशन है उसको भी ये कैटर कर सकता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें सो यहाँ पर आप देखें कि कॉम्बैट एंड स्ट्राइक मिशंस ये करेगा, सर्विलेंस कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू कर सकता है, और एरियल फिल्मिंग तो चलिए वो तो आप जानते ही हैं कि एरियल फिल्मिंग इससे हो रही है आजकल। सो इट वाज द लास्ट न्यूज़। सो हमने पूरी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे इस लास्ट वीक में फ्रॉम 1 जून टू 7 जून उनको कवर करने की कोशिश की है। एंड वी ट्राइड कि कोई चीज़ इसमें मिस ना हो जो कि करंट कंटेक्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर मिस हो गई होगी सो वो नेक्स्ट वीक की वीडियो में आपको यहाँ पे डाल दी जाएगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज subscribe to the channel, like the video, share it with fellow aspirants, and I will see you in the next video. Till then, I thank you all. Thank you.